तो हेलो बच्चे, आज आप लोग को बताया जा रहा है होम साइंस के बारे में। होम साइंस जो 2 नंबर से और 5 नंबर से संबंधित प्रश्न जो है आप लोग को आज बताया जा रहा है, जिसमें से यह जो है कन्फर्म जो सब क्वेश्चन करके हमने लाए हैं। और सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक ही बताया जाएगा और उसके बाद हम लोग के एक एक प्रश्न पर जो प्रश्न पूछने वाला है वही को डाला गया है। तो एक बार सभी लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, अगर समझ में आएगा तो और कमेंट भी जरूर करिएगा कि उसमें और आप लोग का क्या चाहिए। तो चलेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आपकी प्रश्न जो है, पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर होम साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो आखिर होम साइंस हम लोग कहते हैं किसको, ठीक है। और तो होम साइंस जो है, सबसे पहले हम लोग होम साइंस कहते हैं किसको। देखिए, होम साइंस में सबसे पहले उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान कहते हैं किसको। आप समझेंगे कि गृह विज्ञान जो होता है, गृह विज्ञान शिक्षा से क्या लाभ है, माने गृह विज्ञान से अगर हम लोग शिक्षा लाभ करते हैं, माने उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उससे हम लोग को क्या फायदा है। तो याद रखिएगा, गृह विज्ञान विषय में आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, सफाई, शिशु कल्याण आदि का वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं। उसी को हम लोग होम साइंस कहते हैं। मतलब होम साइंस पढ़ने से कोई बहुत ऐसे आर्ट्स में बच्चे को बोला जाता है कि होम साइंस में चाहे मतलब आर्ट्स का पढ़ाई होता है, चाहे आर्ट्स की क्वेश्चन में क्या होगा, तो बहुत ऐसे बच्चे को उसको समझना की ज़रूरत है कि जिसे होम साइंस में किस तरह से क्वेश्चन आता है उसको समझना जरूरी है। उसको देखकर वो बोल सकता है कि हाँ इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए, होम साइंस सीधे समझिए कि आहार, पोषण, स्वास्थ्य, सफाई, शिशु कल्याण और वैज्ञानिक ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति प्रतिदिन प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक रूप से वह काम करे। मतलब सफाई के बारे में, खान पियान के बारे में, इतना ही नहीं पोषण के बारे में, आहार क्या बने उसके बारे में, अपना स्वास्थ्य को कैसे साफ सुथरा रखें, ये सारी चीज़ को, छोटे बच्चे को कल्याण के बारे में, मतलब शिशु कल्याण के बारे में, सफाई के बारे में, सारा चीज़ के अगर ज्ञान मिलता है तो उससे हम कहते हैं बच्चे गृह विज्ञान यानी होम साइंस। क्या कहते हैं, होम साइंस कहते हैं। जैसे में हम थोड़ा सा खाना वाना के भी बारे में रख दिए कि जैसे आखिर इतना प्रकार के खाना वही बना सकता है जिसके पास कला हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो। इसमें कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, जो होम साइंस वाले बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत सारे बताएंगे कि हाँ सर इसमें से ये होम साइंस, इसमें से जो इतना प्रकार के, जैसे दही में विटामिन 12 पाया जाता है सर, दूध में कैल्शियम पाया जाता है, ये सब आप लोग का पढ़ने की है। तो चलेंगे, उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है से समझेंगे। दूसरा प्रश्न उसी पर है निर्भर, कह रहा है दूसरा प्रश्न कि गृह विज्ञान का महत्व बताइए। माने गृह विज्ञान का माने क्या महत्व है, इसको पढ़ने से क्या महत्व है, माने महत्व आखिर बताइए, इससे फायदा क्या है। तो याद रखिएगा, इसका महत्व यह है कि गृह विज्ञान का महत्व है कि पहले गृह संबंधी कार्यों की सूची अति समुचित जानकारी प्राप्त करना। माने जो खास करके गृह संबंधित माने घर संबंधित जितना भी काम होता है उसके सारी कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये पहला गृह विज्ञान में हम लोग की जरूरत है। और बच्चों एवं पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की जानकारी भी प्राप्त करना, ये भी हम लोग के गृह विज्ञान में जरूरत है कि बच्चों को भी करना, साथ साथ बूढ़ बुजुर्गों को कौन सा दवा देना है, कैसे देना है, ये सारा चीज़ के बारे में भी हम लोग की एक तरफ से ज्ञान अर्जित होता है। इतना ही नहीं, सिलाई, गृह विज्ञान, गृह वाटिका आदि का भी जानकारी देता है। जैसे लड़कियां लोग सिलाई जो सीती है कपड़ा, तो उस सारे चीज़ के बारे में, मेडिसिन के बारे में, दवा के बारे में, माने ये सारा चीज़ के बारे में आप लोग को बताया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, गृह विज्ञान यानी होम साइंस। आगे है जिसका तीसरा प्रश्न आपको क्या कह रहा है से समझिए। तीसरा प्रश्न बोल रहा है बच्चे कि गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। और गृह विज्ञान तो जान गए, इसका प्रबंध कैसे किया जा सकता है, माने गृह प्रबंध माने व्यवस्था। तो याद रखिएगा बच्चे, गृह प्रबंध साधारण शब्दों में एक साधन है।
अगर कहा जाए कि गृह प्रबंध एक क्या है, साधन है, कोई कहता है ना कि हमारा ये चीज़ की व्यवस्था है, तो उसी को एक गृह प्रबंध साधन होता है। जैसे भैयारी आ जाता है, शादी ब्याह हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बात बोलते हैं कि उसको इससे समन्वय लेके आ जाइए, कहते हैं कि नहीं। जैसे मान लिया है कि उस भाई मान ली कि शादी हुई, तो फिर ये जो है ना मतलब अंशु, वो बोल सकती है कि हाँ हमारा ही सामान जरूरत है तो आप ले जा सकते हैं, एक ही रहेगा तो वो ला सकती है। इस तरह से हम लोग एक तरह से व्यवस्था प्रबंध करते हैं। हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करें, जिससे हमारी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके। परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग के लिए किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की गृह प्रबंध करते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि घर में जो भी व्यवस्था की कमी है उसको मूल्यांकन करना कि ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ की व्यवस्था बढ़ाना है कि नहीं। जैसे खाना बनाने के लिए है तो तसला की ज़रूरत होता है, कलछुल की ज़रूरत होता है, छोलनी की ज़रूरत होता है, रोटी बनाने के लिए तवा की ज़रूरत होता है। इस सारा चीज़ का एक तरह से सूचिया का भी तैयारी करना, ये क्या कहलाता है, प्रबंध। आगे आप लोग के इतना ही नहीं है पढ़ने के बच्चे, अब जो पढ़ने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है वो आप लोग का अब यहाँ से आपको आएगा जो प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछ चुका है प्रश्न। अब जो पूछने वाला प्रश्न आपको आएगा, सबसे पहले जानेंगे कि पीयूष ग्रंथि जो है क्या है। पीयूषी ग्रंथि कहते हैं किसको, आप बताइए बच्चे। एक पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, मैंने यह जो है एक अंदर हम लोग के मस्तिष्क में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है। मैंने एकर जो आकार होता है, हम लोग के अगर कोई पूछे कि पीयूष ग्रंथि हम लोग के शरीर में कहाँ पर आता है, तो हम लोग के यहाँ पर रहता है। याद रखिए, देखिए इस पिक्चर में ये पूरी तरह से ब्रेन है, ये ब्रेन है, यहाँ पर के बाद देखिए यहाँ से आता है, उसके बाद मटर की दाना की तरह यहाँ पर है, समझे। यानी अगर बड़ा पिक्चर में देखना चाहते हैं तो देखिए ये है, वही चीज़ में बड़ा पिक्चर में देखना चाहते हैं तो ये, यानी मटर के दाने के जैसा होता है। इससे पैदा होने वाला हार्मोन, माने इससे कौन सा होता है, पैदा होने वाले जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को उत्तेजित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन्स का बहुत ही अधिक या कम हो जाना, यानी एकरा में अगर मैंने हार्मोन जो होता है कभी बढ़ता भी है घटता है, तो उसी को विकार के रूप में रखा गया है कि माने हार्मोन को विकार कहते हैं, किसको तो बढ़ जाना कभी घट जाना, वो हार्मोन यानी विकार के रूप में रखे हैं। ये कहाँ पर होता है, तो ये मास्टर ग्रंथि को ही हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। यह कहाँ पर होता है, मस्तिष्क के सबसे अंदर भाग में, यानी आपको याद रखेगा यह किस आकार का होता है, तो मटर के दाना की आकार का। उसके बाद आप लोग के है नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, इसका बोलते हैं हम लोग कि मासिक धर्म क्या है, यानी मेंस्ट्रुएशन। यानी मासिक धर्म एक लड़कियों या स्त्रियों में हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग के स्राव को कहते हैं। यह 10 से 15 साल के आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है। यह अंडा डिंबवाहिनी नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। यदि इस डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित न हो तो स्राव बन जाता है, जो योनि के निष्कासित हो जाता है, और इसी स्राव को मासिक धर्म या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है, यानी आप लोग एक तरह से महिलाओं का जनन तंत्र का भाग का ही है। इसी तरह से ये जो होता है, यहाँ से ब्लड जो होता है वह निकलता है और यह जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इस तरह से इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, मासिक धर्म। यह कितना बरस से 10 से 15 बरस के लड़कियों के शरीर में होता है। और यह कहाँ पर होता है, यानी अंडाशय जो होता है यहाँ से डिंबवाहिनी के द्वारा, यानी जो नली है जिसके द्वारा वो क्या होता है बाहर निकल कर और हो जाता है। यह 14वें दिन निकल जाता है। कितना, 14वें दिन जब ये अंडा निषेचित नहीं होता है तो ये अंडोत्सर्ग हो जाता है, माने अंडा उत्सर्जन हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है गर्भाशय। सर गर्भाशय की क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। यानी गर्भाशय में, यानी जो ये बताया जा रहा है कि गर्भाशय है, गर्भाशय
क्या स्ट्रक्चर है। गर्भाशय जो होता है वो लगभग कैसा होता है, नाशपाती के आकार की होता है। माने यार ये देखने में लगेगा कि यह एक नाशपाती की आकार का होता है, याद रखिएगा। कला और मांसपेशियां की बनी एक खोखला थैला है जो श्रोणि के भीतर स्थित रहता है। इसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय रहता है। और मैंने कहने का मतलब है कि एक आगे जो पीछे जो होता है, यानी कहने का मतलब है कि इसके पीछे मलाशय रहता है और सामने जो होता है वो मूत्राशय होता है जहाँ से टॉयलेट निकलता है, और पीछे जो होता है मलाशय होता है जहाँ से लैट्रिन निकलता है। समझ गए। उसके बाद याद रखिएगा गर्भाशय के दाएं और बाएं, माने गर्भाशय के दायां साइड और बायां साइड, बाएं कोनों पर डिंबवाहिनी नली खुलती है। वो दोनों के कोना पर जो है वो कोची होती है, यह डिंबवाहिनी नली खुलती है। नीचे की ओर की ग्रीवा योनि के मुख में खुलती है। इस तरह गर्भाशय के दो छिद्र, एक ऊपर तथा एक नीचे होता है। गर्भाशय में दो ही निषेचित डिंब को विकास कहा जाता है। माने एकरा में जो गर्भाशय जो होता है, अब जब एकरा में जो निषेचन की क्रिया को हो जाता है, पहले तो पुरुष निषेचन करता है कहाँ, तो फैलोपियन ट्यूब पर यानी डिंबवाहिनी पर करता है। और वही जो होता है ओकरे में जो अंडा जो होता है वो फिर वहाँ से अंडा की क्रिया करता है, अंडाशय से क्रिया करके बाद फिर यूट्रस में समाहित हो जाता है। बच्चे अगर कहा जाए कि विकास कहाँ पर करता है तो वही यूट्रस में, गर्भाशय में। अगला कहा जाए कि कान क्या है सर, तो कान देखिए हम लोग के कान जो ऐसे देखने में लग रहा है कि एगो, लेकिन ये तीन भाग में है। पहला बाहर कान, मध्य कान और एगो अंतः कान। बाहर कान ही हो गया, मध्य कान ही हो गया, वो अंदर वाला कान हो गया जो एकदम जिक्र में कनवन हो रहता है, पूरा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। याद रखिए कान 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक है। मैंने हम लोग के ज्ञान इंद्रिया कितना है, 5 है, जगरा में से कान जो है जो एक है। अच्छा पहले ही तो बताइए कि तो नहीं कि कोई पूछे कि ज्ञान इंद्रिया कहते हैं किसको, जिसको हम लोग सुनकर, देखकर और माने समझकर, स्पर्श कर, ये सब अनुभव से ज्ञान प्राप्त को होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियां। जैसे मान ली कि हम आँख है, आँख से हम कोई चीज़ को देख लिए है कि नहीं, माने हम एक्सीडेंट हो चाहे नहीं, लेकिन हम अपने से देख लिए कोई चीज़ को कि देखो इतना खराब गाड़ी चलाया है, इसके कारण वो एक्सीडेंट हो गया, तो एक ज्ञान हम लोग को मिल गया, देखने से हो गया कि नहीं। तो अच्छा भी है, तो अच्छा से एक अनुभव कर लेते हैं कि ठंडा के मौसम आने वाला है, गर्मी के मौसम आने वाला है, गर्मी लग रहा है, तो वो भी एक हो गया है कि नहीं। तो आँख, कान से एक सुनते हैं कोई चीज़ की बात को, तो भी हम लोग अनुभव कर लेते हैं कि चलो देखो ना, कान से सुनते हैं कि अपनी झगड़ रहा है, तो ये एक सोचते हैं कि चलो हम लोग नहीं झगड़े, तो एक ज्ञान प्राप्त हो गया, हुआ कि नहीं। तो उसी तरह ज्ञान इंद्रियां जो है मुख्य रूप से हम लोग के क्या कितना है, 5 होता है। कहें कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा कान हो गया, ओकर बाद बताइए नाक हो गया, ओकर बाद बताइए आँख हो गया, क्या हो गया, आँख हो गया, ओकर बाद बताइए क्या हो गया, तो अच्छा हो गया, तो अच्छा हो गया है कि नहीं। ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं। कान से भी सुन लेंगे, नाक से भी सुन लेंगे, आँख से देख लेंगे, तो अच्छा से, और क्या हो गया वो बता सकते हैं, नाक कान हो गया कि नहीं, मुंह तो नहीं, तो अच्छा तो लिखे ना, हाँ, आँख कान नाक तो अच्छा, ऐसे देखेंगे एक बीच में याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कुल टोटल 5 गो होता है। अब जैसे याद रखिएगा 5 गो में हम लोग के सबसे पहले वो कान की चर्चा है। अब याद रखिएगा कान 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक है। इसमें से ध्वनि, बोले हुए शब्दों का बोध होता है। ध्वनि के द्वारा एक व्यक्ति का अन्य लोगों से संपर्क एवं संबंध स्थापित होता है। रचना की दृष्टि से कान के 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मैंने एक तरह से कान जो होता है वो हम लोग के ध्वनि को सुनने का कार्य करता है कि नहीं। इसमें जो होता है वह क्या होता है, झिल्ली जो होता है, यही जो होता है हम लोग के साउंड को खींचता है और हम लोग के अनुभव कराता है कि हम लोग के शरीर अभी मैंने कौन सा आवाज़ है, कितना आवाज़ है। इसको भी एक डेसिबल में मापाता है कि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए है कि नहीं। ज़्यादा होगा तो हम लोग के कान के जाली फट जाता है। तो इसलिए इसको कान, बाहर कान, मध्य कान और अंतः कान। कान कै प्रकार का हो गया, 3 प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि जीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टंग। याद रखिए, देखिए जीव जो होता है इस प्रकार होता है। हम लोग की ये वाला जो है जीव वो कटा हुआ भाग है। देखिए अब जीव जो मासा से जुड़ा हुआ रहता है, मासा से ही जुड़ा हुआ रहता है इस भाग को ऐसे।
जीव से स्वाद की अनुभूति होती है। जीव एक मांसल संरचना है, मांसल संरचना है, याद रखिएगा, अवयव है, चाहे मांसल अवयव है जो मुख गुहा के निचले तल में जबड़े और हाइड नामक अस्थियों से लगी है, जिसका रंग गुलाबी होता है। माने इसका रंग जो होता है किस तरह से होता है, गुलाबी होता है। यह भोजन को मुख में इधर उधर घुमाने, चबाने एवं निगलने में सहायता होता है। माने एक निगलने में भी सहायता देता है, घुमाने में भी सहायता देता है। इसके वस्तु गर्म या ठंडा ठंडा एवं स्वाद का ज्ञान भी होता है। जीव के अगले भाग से मिठास, पीछे भाग से तीखापन तथा दोनों किनारे से वाले भाग से खट्टा का ज्ञान होता है। अब देखिएगा, ये जो जीव है, हम लोग जो ऐसे तो हम लोग जीव में डाल दिए मीठा तो पूरे मीठा पकड़ लेंगे, अगर बाई देवे तीता डाल दिए तो पूरे तीता हो जाएगा। लेकिन एकरा में केंद्रित भाग है कि कौन सा भाग जो है वो मीठा पकड़ता है, कौन सा भाग जो है वो तीता पकड़ता है। तो यहाँ पर आप समझिए, सीधे बोल रहा है कि स्वाद में जीव के अगले भाग जो होता है वो मीठासा, माने जीव के जो अगला भाग है ये वाला, वो क्या होता है, मीठासा पकड़ता है, और पीछे वाला भाग तीखापन पकड़ता है। जैसे पीछे वाला भाग जो हो गया नहीं वाला, ये वाला जो होता है तीखापन पकड़ता है, तथा दोनों किनारे वाला जो होता है वो खट्टापन करता है। ये भी किनारा और ये भी किनारा, ये दोनों जो होता है वो होता है खट्टा को पकड़ता है कि हाँ कितना खट्टा है, इस तरह से यह पकड़ता है। अगला है जिसको हम बोलेंगे कि बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों का नाम। माने जो बचपन में जो कौन कौन सा रोग धरने की संभावना है बच्चा को, तो देखिए बाल्यावस्था में बहुत सारे रोग होता है। अतिसार भी हो सकता है, खसरा हो सकता है, हैजा हो सकता है, गलसूगा हो सकता है, सर्दी जुकाम भी हो सकता है, निमोनिया भी, कान दर्द भी, आँख को दुखना भी हो सकता है, और बोला खेती भी हो सकता है। इस सब के सब बच्चे को मतलब बीमारी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यह कौन सा अवस्था में, तो यह बाल्यावस्था में। कौन सा अवस्था में, बाल्यावस्था में, मैंने बचपन की अवस्था में यह बच्चे को बीमारी हो सकता है। याद रखिएगा। अगला क्या है सर, निमोनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं निमोनिया। शिशुओं को फेफड़ों की वायु कोशिकाओं तथा श्वास नली में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। माने जो निमोनिया जो होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर जो होता है वो पूरी तरह से फेफड़ा में आ जाता है और यहाँ पर संक्रमित हो जाता है। तो निमोनिया शिशुओं को फेफड़ों की वायु कोशिकाओं तथा श्वास नली में संक्रमण होता है। जो श्वास वाला नली है ओकरा में संक्रमण हो जाता है, उसी के कारण उत्पन्न होता है। यह यानी कोकस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। अगर कहा जाए कि निमोनिया होता है कैसे, कौन सा जीवाणु के कारण, तो याद रखिएगा कोकस नामक जीवाणु। कौन सा, कोकस नामक जीवाणु, मतलब कोकस नाम के जीवाणु जो होता है उसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के कारण होता है। इससे बचने के लिए बच्चों को ठंड के दिनों में उपयुक्त कपड़े पहनाना चाहिए। माने इससे अगर हम लोग निमोनिया से बचना चाहते हैं तो बच्चे को कौन सा कपड़ा पहनाना चाहिए, मतलब जैसे मान लीजिए ऊनी कपड़ा पहनाना चाहिए। ठंड के दिन है तो उसमें ऊनी कपड़ा पहनाना चाहिए। अब गर्मी की जानवे करते हैं, गर्मी के दिन है तो हम लोग तो इसमें सूती कपड़ा पहनेंगे, ठंडा लगने वाला कपड़ा पहनेंगे, जिससे हम लोग का पसीने के जो हो वो मतलब मार कर सकता है। तो इस प्रकार के कपड़ा का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है विकलांगता क्या है। माने विकलांगता आखिर गोड़ से अगर लंगड़ा जाए तो इसी को विकलांगता कहते हैं क्या, नहीं। विकलांगता शरीर के कोनो भी अंग से अगर हो गया तो भी विकलांगता में आ गया। आँख से अंदर हो गया वो भी, कान से नहीं सुन रहा है वो भी एक विकलांगता है, पैर से चलने में दिक्कत हो रहा है वो भी विकलांगता है। विकलांगता आखिर है क्या, तो विकलांगता शरीर में कमियां हो जाना, माने अंग को कहीं ना कहीं दिक्कत होना ही विकलांगता का रहता है। परंतु किताब की भाषा से जानेंगे कि विकलांगता हुआ है जो किसी क्षति अथवा अक्षमता से किसी व्यक्ति की होने वाला वह नुकसान जो उसे उसकी आयु, लिंग, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों से जुड़ी सामान्य भूमिका को निभाने से रोकता है। मैंने कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वो अंग जो होता है वो डैमेज हो जाता है,
उसी को हम लोग विकलांगता कहते हैं। माने आँख से हम लोग के देखने का काम है और आँखें जो है ये वो खराब हो गया तो विकलांगता हो गया। पैर से चलने के काम है और पैर से चल रहा है तो ओकरे में हम लोग के पैर में कोई दिक्कत हो गया तो विकलांगता हो गया। तो इसी को कहते हैं विकलांगता। माने सीधे तौर पर काम करने वाले कार्य में बाधा आ जाए तो जिस अंग के द्वारा, तो उसे हम विकलांगता कहते हैं। तीसरे अतिसार एवं दीर्घकालीन अतिसार क्या है? अतिसार मतलब सर, तो अतिसार मतलब डायरिया। क्या बोलते हैं? डायरिया। मतलब छोटा सा डायरिया और बड़ा सा डायरिया क्या है सर? छोटा सा डायरिया कैसे होगा बड़ा सा डायरिया? तो याद रखिएगा, तीक्ष्ण अतिसार, अत्यधिक अतिसार, यह थोड़े समय के लिए परंतु बहुत गंभीर रूप से होता है। 24 से 48 घंटे तक रहने वाला यह अतिसार स्वच्छ, गले, सड़े और बासी भोजन किससे होता है? मतलब हम लोग के कहने के मतलब है कि बासी भोजन खाएंगे तो हम लोग यह बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। अत्यधिक अतिसार में रोगी को ज्वर, पेट में दर्द और पतले दस्त आते हैं। इसकी प्रभाव 1 से 2 दिन तक रहता है। मतलब अगर तनी मनी अगर डायरिया हो गया तो हम लोग के 12 से 24 घंटा तक ठीक हो जाएगा। बात को समझिए, नॉर्मल होके। और ओकर बाद अगर बड़ा हो गया तो फिर पेट दर्द होना चालू हो जाएगा, पतला दस्त होना चालू हो जाएगा। एक लगभग कहिए ना कि 1 से 2 दिन तक यह प्रभावित, आपको यही स्थिति में रहना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कि एकदम पूरे कायदस्त से एकदम परेशान हो रहे हैं। दीर्घकालीन अतिसार, दीर्घकालीन अतिसार रखेगी क्या है सर? समय तक रहता है। मैंने दीर्घकालीन अतिसार अधिक समय तक रहता है जब रोगी की किसी बीमारी के कारण आंतों की अवशोषण शक्ति कमजोरी हो जाती है, तब यह रोग हो जाती है और इसके इलेक्ट्रोलाइट असंतुष्ट के साथ साथ पाचन तथा जठर संक्रमण भी हो जा सकता है। मल के साथ रक्त की भी आना, यानी जब लैट्रिन जब करेगा तो उसके साथ ब्लड भी आ जाता है, समझ गया? यानी पूरी तरह से शौचालय हो जाएगा। अब बहुत कुछ दिन तक अगर प्रभावित रहेगा तो इसी को रखा गया है कोची के अंतर्गत दीर्घकालीन अतिसार, माने लंबे समय तक डायरिया धर ले, माने लंबी डायरिया, एक तरफ से समझिए। आगे आप लोग को जानना है कि सर ये क्या है? एच को बोलते हैं हम लोग डिप्थीरिया। क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग जो होता है, जो हम लोग के जो माने जो नहीं लुटकुन लगा रहता है, जो निगल द्वार और कंठ द्वार भी यहाँ पर, तो उसी के अंदर जो जाता है ना उसी को बोलते हैं। तो डिप्थीरिया जो होता है वो कितना भयानक है से देखिए। डिप्थीरिया अत्यंत भयानक संक्रामक रोग है, मतलब यह एक बहुत बड़ा भयानक संक्रामक रोग है जो कोरिले बैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करके गले में पनपते हैं और बच्चे में रोग के लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। माने यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वह देखिए यहाँ पर जो है कैसे पनप गया है और पनपने के बाद वहाँ पर एकदम जबजबा दिया है। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा रोग? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है कहाँ? यह गला से संबंधित यह रोग है। अगर पूछेगा कि कौन सा जीवाणु के कारण होता है तो याद रखिएगा इसका जीवाणु का नाम है कोरिने बैक्टीरियम। कोची नाम है? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोची नाम है? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अगला है आपको जिसका नाम है चेचक। चेचक क्या है सर? तो चेचक आयु के माध्यम से होने वाला एक रोग है। चेचक से मानव जाति को मुक्त कराने का श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है। आपको पूछेगा कि चेचक का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा जिसका नाम है एडवर्ड जेनर को जाता है, जिसने चेचक के टीके का आविष्कार किया। मैंने टीके का अगर आविष्कार किया, सुई का आविष्कार किया चेचक को, तो उसका नाम था क्या चीज? एडवर्ड जेनर। यही जो है चेचक होता है कैसे देख लीजिए, पूरे शरीर पर जो होता है वो दूषित हो जाता है और दूषित जल से हम लोग के पूरे शरीर में चेचक फैल जाता है। अगला है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी कि पोलियो क्या है? पोलियो ओपीवी। ओपीवी आखिर है क्या? याद रखिएगा समीन द्वारा विकसित मौखिक पोलियो विषाणु के टीका पोलियो तथा लकवा की रोकथाम के लिए विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। ओपीवी की एक खुराक में 10 से 106 तक माध्यिका अणु होते हैं। यह दवा 3 प्रकार के तरल रूप में पिलाई जाती है। पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है। दूसरा तथा तीसरी खुराक प्रति 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर दी जाती
है। देखिए ओपी भी एक है कुछ ही, यह सर पोलियो के मारने वाला, जिसको लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, उसको मारने से पहले ही बेचारा के देखिए पैर में मार दिया है, तो इसको मारने से पहले ही इसको दिया जाता है। एगो बच्चा जन्म लिया जनवरी और उसके बाद फिर 4-4 महीना पर उसको दिया जाता है 3 खुराक कम से कम बच्चा को पोलियो का सुई पड़ता है। उसका नाम है कुछ OPV। क्या नाम है? अगला आपको क्या है? ज्वार। ज्वार मैंने क्या होता है सर? फीवर। फीवर के इंग्लिश में जानते हैं, फीवर बुखार, जिसको बुखार बोलते हैं। बुखार है क्या? कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति में शरीर से उत्पन्न तथा निष्कासित ताप में संतुलन नहीं रहता तथा ताप समान से अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को ज्वार कहते हैं। माने हमारे शरीर में पूरी तरह से बुखार लग गया और एकदम मैंने टेम्परेचर हाई हो है, तो है ना, और शरीर से एकदम पूरी तरह से धाप गिरता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ज्वार। मानव शरीर का सामान्यतः ताप कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फारेनहाइट में वही वाला के मापते हैं तो कितना होना चाहिए? 98.6 फारेनहाइट होता है। एक व्यक्ति को ज्वार कई कारणों जैसे संक्रमण, कीड़ों के कारण, प्रतिरोध के कारण, मध्यस्थता के कारण, दुर्भावनापूर्व तथा नशे आदि से भी आ सकता है। अगर कहा जाए कि सर बुखार आता है कुछ से, तो याद रखिएगा बुखार आने का कारण कई है। जैसे इसमें संक्रमण, जैसे कोई संक्रमित हो गया, जैसे मतलब कचरा उचड़ा से, चाहे एक दूसरे बीमारी से। उसके बाद कीड़ों के कारण, कीड़ा उड़ा से हमारे शरीर में कीड़ा उड़ा चल गया, जीवाणु बैक्टीरिया ये सब। प्रतिरोध हो गया, अति प्रतिरोध माध्यमता से, और दुर्भावनापूर्व से। दुर्भावनापूर्व के मतलब होता है कि उसके बारे में अवहेलना करना न, और नशे आदि से भी हो सकता है। नशा कोई करता है ओकरा से भी यह बीमारी आ सकता है, यानी बुखार आ सकता है। मौसम परिवर्तन से भी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बार मौसम परिवर्तन होता है तो उससे पूरे मैंने खांसी बुखार के साथ एकदम पूरी तरह से आ जाता है। अगला आपको बोला जा रहा है कि से अस्थाई दांत क्या है? अस्थाई, देखिए पहले तो ये जानिए कि दांत होता है, तो अगर पूरे जीवन काल में अगर दांत कहा जाए तो हम लोग के होता है 52 गो। कितना होता है? 52 गो। 52 गो जीवन काल में पूरे दांत होता है, जेकरा में से 2 भाग में 52 गो जीवन काल में कैसे होता है सर? 32 गो तो सुने हैं। देखिए जैसे 32 गो जब सुने हैं तो जेकरा में 12 गो जो होता है वो अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई। और 20 गो जो होता है वो अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई। तो सर ये तो बात से हुआ, तो 32 तो हुआ, लेकिन अस्थाई के मतलब क्या हुआ? हिंदी अस्थाई के मतलब ये अब टूटेगा, तो जब टूटेगा तो वहां पर और आएगा ना, तो 12 गो अस्थाई है जो नहीं टूटेगा। अब और जो 20 गो अस्थाई है वो जब टूटेगा और फिर तक टूटेगा तो जन्मेगा बिना, तो जब जन्मेगा तो कितना हो गया कुल टोटल जीवन काल में? पहले से 32 को हुआ और फिर 20 को टूट गया और फिर 20 को जन्म भी गया, तब भी 2 × 40 और 12 को पहले से तो है ये है, तो कितना हो गया? 40 हो 12 52। जीवन काल में पूरे इंसान के 52 गो दांत निकलता है। टूटला और दूध वाला दांत टूट जाएगा और बाद में, समझ में आया? तो याद रखिएगा यही चीज को बोल रहा है कि बालक में अस्थाई 20 दांत निकलते हैं, अस्थाई 20 दांत निकलते हैं। बाद में दांत निकलता है, जब ये अस्थाई दांत टूटते हैं तो उनकी जगह अस्थाई दांत निकलते हैं। ये दांत 6 वर्ष के निकलना प्रारंभ हो जाता है। अस्थाई दांत 25 वर्ष की आयु तक निकलने जारी रहता है। मैंने कहने का मतलब है कि 25 वर्ष तक बच्चा में दांत निकालित रहता है। जैसे टूट गया उसके बाद फिर करते करते आबित रहेगा। समझ गया? हमारा कहने का मतलब कि जो 20 गो दांत जो है अस्थाई जो है ना, ये हमेशा टूटेगा और फिर वो अस्थाई के रूप में रह जाएगा। पहले से 12 अस्थाई रहता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्षय रोग, तपेदी और टीबी, ये तीनों एक ही नाम है। अगर क्षय रोग, तपेदी, टीबी, ये तीनों, टीबी धरता है कैसे से? देखिए इस रोगों को टीबी की, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, कहा जाता है। यह रोग वायु के द्वारा फैलता है, माने ये ऑक्सीजन से फैलता है। इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु का नाम है, जो जिसका नाम है ट्यूबरकिल बेसिलस। क्या नाम है पूरा? ट्यूबरकिल बेसिलस। यह रोग शरीर के विभिन्न भागों में हो जाता है, हो सकता है जैसे फेफड़ा का तपेदिक, आंतों का तपेदिक, ग्रंथियों का तपेदिक, रीढ़ की तपेदिक,
इनमें से फेफड़ों का तपेदिक सबसे अधिक फैलता है। यह रोग मनुष्य के अतिरिक्त जानवरों में भी हो सकता है। माने ये नहीं सोचिएगा कि अगर सर तपेदिक जो बीमारी हुआ वो हम लोग के ही खाली होगा, नहीं, यह बीमारी मतलब जानवरों को भी हो सकता है, इंसान के भी हो सकता है। तपेदिक बीमारी कहीं भी अंग पर हो सकता है, जैसे फेफड़ा पर भी हो सकता है, हड्डी पर भी हो सकता है, बताएं कि नहीं। आपको आंतों में भी हो सकता है, ग्रंथियां में भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है, तो इस सब में हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो कोई ग्रसित करता है तो उसका नाम है कौची वाला, फेफड़ा वाला। कौची वाला, फेफड़ा में जो वायरस जो होता है, यानी जो आपका जो जीवाणु होता है, वो जीवाणु देखिए कैसा होता है, कितना बड़ा बड़ा जीवाणु जो होता है वह होता है। सोचिए इतना बड़ा जीवाणु जो होता है कुछ नहीं होता है आपका तपेदिक में, मने टीबी में। अगला है टेटनस रोग क्या है, व्हाट इज ए डिजीज ऑफ द टेटनस। यह रोग अधिकतर जंग लगे धातु के टुकड़ों पर गिरकर चोट लगने के कारण होता है, चाहे तो धूल मिट्टी के साथ भी टेटनस के जीवाणु चिपक जाते हैं। यदि रोगी को तत्काल टेटनस का इंजेक्शन न लगाया जाए तो यह रोग हो जाता है और इस रोग के जीवाणु मांसपेशियों को अधिक प्रभावित करता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि कट गया, ये छट गया, तो कट छट के कारण यह जो होता है ये टिटनस के रूप धारण कर लेता है और पूरी तरह से शरीर में यह जीवाणु जो होता है ओकरा में चिपक जाने के बाद पूरी शरीर में बढ़ चल जाता है और फिर मांस को जो होता है वो कट कट के गिरना चालू हो जाता है उतना दूर को, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। समझ गए। तो ये वाला होता है कुछ को जैसे कांटी गड़ने से, कोई चीज़ से कट जाने से, माने ज़्यादा करके लोहा के कान से, कांटी के कान से, और मान लीजिए कि कोई चीज़ से लग गया, चोट से प्रभावित हो गया, तो उसमें हम लोग के तुरंत ले लेना चाहिए सुई। क्या चीज़ ले लेना चाहिए, सुई लेना चाहिए। कोई चीज़ का सुई ले लेना चाहिए, टेटनस का सुई ले लेना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट आप लोग को बताया जा रहा है जिसका नाम है अतिसार। सर अतिसार मतलब क्या होता है, अतिसार को हम लोग बोलते हैं डायरिया। क्या बोलते हैं, डायरिया। अभी हम बताएं अगर पहले, लेकिन दो बताएं, एक छोटा था डायरिया, को बड़ा डायरिया। अतिसार जब बच्चा दूध हजम नहीं कर पाता है, माने बच्चा जो होता है वो दूध हजम नहीं कर पाता है, तब उसके पेट में दर्द होता है और दस्त प्रारंभ हो जाता है। साथ ही उसके पेट दर्द के साथ फूल जाता है, पेट एवं पैरों में ऐंठन भी होने लगता है, बार बार टांगों की पेट की तरफ मुड़ता है, और जिसे अतिसार कहते हैं। या दूध पीने वाले बोतलों या निप्पल की ठीक से सफाई नहीं करने के कारण तथा माँ के भोजन में गड़बड़ी या बदलाव, अधिक मिर्च यानी मसाले भोजन का तथा उत्पन्न होने के कारण यह अतिसार हो जाता है। अब सोचिए कि अतिसार का मतलब बता रहा है कि जैसे महिला लोग जो होता है वो ज़्यादा करके गरम मसाला का उपयोग करती है। महिला लोग जो ज़्यादा करके जो होता है वो अधिक से अधिक मतलब मिठाई दे देती है कि नहीं। इतना ही नहीं, मसालेदार मिठाई भोजन जो होता है वो ज़्यादा करके करती है। बच्चों को जो दूध पिलाती है तो वो बोतल जैसे दूध पिला दी और फिर उसको फिर बिहानी वेला वाला बोतल में दूध डाल दी तो दिक्कत होता है। नहीं, पूरे उसको दूध को पूरी तरह से साफ करना चाहिए और फिर साफ करने के बाद फिर बिहान उसमें दूध को डालना चाहिए, मैंने अगले दिन डालना चाहिए, ताकि कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। आप जानेंगे कि सर ग्रामीण स्वच्छता क्या है, जिसको हम बोलते हैं रूरल सैनिटेशन। यानी ग्रामीण स्वच्छता से तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट निपटान, व्यक्तिगत एवं भोजन संबंधी स्वच्छता, घरेलू एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, इन सभी का मिला जुला प्रयास ग्रामीण के स्वस्थ रहने में सहायक होता है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए आवश्यक है स्वस्थ निवास स्थान, शुद्ध पेयजल, यानी मल मूत्र एवं कूड़े कचरे उचित निवारण, गंदे पानी का निष्कासन, भोजन संबंधी स्वच्छता का उचित ज्ञान। यानी सुन लीजिए, कारण कि ग्रामीण स्वच्छता हम कहते हैं किसको, तो ग्रामीण स्वच्छता के मतलब है कि कहीं पर अनाज फेंकल है, कहीं पर काड़ा कुचड़ा फेंकल है, कोई के घर में गंदगी लगल है, ऐसी मच्छी बना रहा है, तो उस सारा चीज को क्या करना, साफ सुथरा करना। क्या करना, साफ सुथरा करना, और साफ सुथरा करके उसको पर एक जगह मैंने अलग हटा देना। उसी को क्या कहा जाता है, माने ग्रामीण स्वच्छता। क्या कहलाता है,
और याद रखिएगा, इसके निवारण करने के लिए पूरे गांव की जरूरत होता है, न कि किसी एक इंसान जो है वही करेगा तभी हो जाएगा। इन सभी जुलाकर प्रयास ग्रामीणों के स्वस्थ रहने में सहायक होता है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए आवश्यक है स्वास्थ्य निवास स्थान, जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर अच्छा जगह होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। शुद्ध पेयजल, मतलब पानी उनी पीने के लिए जो जल है वो अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल। मल मूत्र कूड़े उचित, गंदे पानी निकास, भोजन और स्वास्थ्य उचित होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा ये सब चीज होना चाहिए, तबे आप लोग की स्वच्छता है, नहीं तो स्वच्छता नहीं करना। यह खास करके स्वच्छता ग्रामीण में बहुत जरूरी है। स्वच्छता से प्रश्न हर वक्त पूछता है पर्यावरण से। पर्यावरण आखिर है क्या सर? वायुमंडल, जलमंडल, प्राणी मंडल में अवस्थित क्रमशः भूमि, वायु, जल और इन पर आश्रित समस्त प्राणियों के लिए एक वातावरण तैयार होता है। इसी वातावरण के सामूहिक रूप को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं किसको सर? मतलब पूरी तरह से सुन लीजिए, वायुमंडल, जलमंडल। वायुमंडल के मतलब जो हम लोग के खुला आवरण है जो बाहर है उसको वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल जो जल से जो मंडल बना हुआ है। प्राणी मंडल जो जीव जंतु के सब बोल रहा है। अवस्थित क्रम से भूमि, वायु, जल और इन पर आश्रित समस्त प्राणियों के लिए, माने इस सब पर जितना भी प्राणी आश्रित है कि नहीं, सब कोई के जरूरत है भूमि, सब कोई की जरूरत है वायु, सबके कोई के जीव की जरूरत है जल, इन तीनों की तो सबकी जरूरत है ना जी, जल और पानी और वायु। तो समस्त प्राणियों के लिए वातावरण तैयार होता है। इस वातावरण के सामूहिक रूप को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। माने पर्यावरण हम लोग के अच्छा रखना कैसे होता है सब? तो उसको पेड़ लगाकर हम लोग पर्यावरण को स्वस्थ और साफ सुथरा रख सकते हैं। और हरा भरा चौपाटी वातावरण रहना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे स्वास्थ्य वगैरह पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा, आप मिश्रित भोजन क्या है सर? फूड एडुप्टेशन यानी मिलावट अथवा आप मिश्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों के गंध, पोषक अथवा प्राकृतिक में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन खाद्य पदार्थ में कोई अन्य मिलावट, जुलता पदार्थ मिलाने अथवा खाद्य पदार्थों में से कोई तत्व निकालने के कारण आता है। यानी कहने का मतलब है कि आप मिश्रित भोजन किसे कहते हैं? मतलब वैसा भोजन जगह में जैसे मन मिला कर नहीं, एकदम मन बिना मिलाए भोजन हम अगर करें तो उसे आप मिश्रित भोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, चावल खा रहे हैं, तो खाली अगर चावल खाते हैं तो आप मिश्रित हो गया। अगर ओकरे में सब कुछ मिला देते हैं, दूध मिला उला के खाते हैं, पूरी तरह से गुड़ मिला देते हैं, तो उसको में हो गया मिश्रित हो गया। अब मिश्रित भोजन ओकरा कहा जाता है जगह में सिर्फ वही खा, जैसे आप आम खा रहे हैं तो खाली आम में खा रहे हैं, है कि नहीं? कोई मिश्रित वगैरह में जरूरत नहीं है। तो कोई चीज़ को अगर एक ही चीज़ को सेवा कर रहे हैं तो उसे आप मिश्रित मिल जाता है। बल्कि मिश्रित भोजन जगह में 2-3 चीज़ मिला ले रहे हैं, है कि नहीं? अगला है आपको BCG क्या है? देखिए, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं BCG वैक्सीन। BCG का पूरा नाम बैसिलस कामेट-ग्यूरिन है। BCG का टीका तपेदिक अथवा क्षय रोग का निवारण करता है। मतलब यह टीबी को जो होता है, क्षय रोग जो होता है उसको ही खत्म करता है। सभी नवजात शिशुओं को जन्म के तत्काल बाद से 1 माह तक BCG का टीका लगाया जाता है। माने जो बच्चा जन्म लिया उसके बाद 1 महीना के अंदर उसको BCG का टीका। अब तो बच्चा जन्म लेता है तुरंत मार देता है डॉक्टर, लगता है कि आधा घंटा 1-2 घंटा समय लेता है और हॉस्पिटल में कहता है कि BCG के टीका भी ले लीजिए। मैंने 2-3 टीका मारेगा फटाफट, समझ गए? लेकिन उसको 1 महीने के अंदर में लेना चाहिए बच्चा को। अगला है फफूंदी। फफूंदी क्या है सर? याद रखिएगा, फफूंदी एक प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु होता है जिसका अनाजों को बर्बाद करने वाले सभी सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। माने ये फफूंदी जो होता है वो अनाज पर सबसे ज़्यादा उसको खा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि माने वो अनाज के पूरा भुना दिल के, है कि नहीं? उसे फफूंदी लग जाने से भोजन पदार्थों का तापमान बढ़ जाता है, उनमें से बदबू आने लगती है, पोषक मूल्य कम हो जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है, भोजन जहरीला एवं विषाक्त हो जाता है। पनीर, फल,
डबल रोटी तथा जैम आदि में फफूंदी कोमल आवरण के रूप में जम जाता है। मैंने ये सब जब बनेगा ना तो ओकरा में हल्का फफूंदी ऊपर से आ जाता है। जैसे अभी सब्जियों रहेगा ओकरों में भी कुछ देरी के बाद छोड़ दीजिएगा तो बाहर से हल्का फफूंदी मैंने गिर जाएगा, हल्का मैंने हरा टाइप पर। सभी प्रकार की फफूंदी हानिकारक नहीं होती है, कुछ भोज पदार्थों के स्वाद में वृद्धि भी करता है। मैंने कुछ ऐसा भी फफूंदी होती है जो हम लोग के लिए फायदेमंद भी होता है, समझ गया। तो सभी के सभी हानि नहीं होता है। जैसे हम लोग दही जमता है जो जीवाणु जो होता है वो हम लोग के लिए फायदे है कि नहीं। अगला है आप लोग का सेकंड लास्ट है बिंबाणु, 2 दिन हुआ है, याद रखिएगा। बिंबाणु है कैसे? प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिका होती है जो शरीर के रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स कुछ लचीले होते हैं, इसलिए कहीं काटे जाने पर ये अधिक संख्या में इकट्ठे होकर आपस में चिपक जाते हैं और कटे स्थान को भर देते हैं, जिससे रक्त स्राव बंद हो जाता है। सामान्यतः प्लेटलेट्स काउंट यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कहने का मतलब है कि 1,50,000 से लेके कितना तक 4,50,000 प्रति माइक्रोमीटर तक होती है। कोची में रक्त में होती है, कोची में होती है, रक्त में होती है, समझ में आया। और रक्त में होने के बाद ये जो होता है रक्त में होने के बाद, जैसे हम लोग को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। विटामिन के में जो होता है यह हम लोग के रक्त को जमाने के काम करता है। कुछ करने के करता है, रक्त को जमाने के माने थक्का जमाने के काम करता है, याद रखिएगा। पाचन तंत्र कहते हैं कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग के आंत जो पेट जो होता है वो पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र जठर संबंधित मार्ग को बना लेता है, जिसे जीआई ट्रैक्ट माने जीआई ट्रैक्ट या पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र के सहायक अंग है यकृत, आमाशय, पित्ताशय और जीआई ट्रैक्ट अंगों की एक श्रृंखला है जो मुंह से गुदा तक एक लंबी नली के रूप में होती है। पाचन में भोजन के टूटने को छोटे घटकों में शामिल किया जाता है जब तक वह शरीर में अवशोषित नहीं हो जाता है। माने पाचन तंत्र है क्या? माने हमारे शरीर में पेट में जैसे भोजन किए, भोजन के बाद वो जो होता है यहाँ पर मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होता है, वहाँ से लार मिलने के बाद अंदर जाता है ग्रसनी में, और वहाँ के बाद पाचन क्रिया चालू हो जाता है। और पाचन क्रिया चालू होने के बाद भी हम लोग के शरीर में कई वो अंग ऐसे हैं जो क्रम सहायक होते हैं, जिनका नाम है यकृत, आमाशय, पित्ताशय। ये सब जो है हमारे शरीर के लिए एक मतलब सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है, और इसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है गलशोथ क्या है? माने गलशोथ के मतलब गला में जो है, गलशोथ एक संक्रामक रोग है जो अति सूक्ष्म जीवाणुओं के पारा मैक्सोवायरस के कारण होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लार, नाक, स्राव और व्यक्तिगत संपर्क से होता है। इस रोग में कान के नीचे दर्द होने लगता है और गाल में सूजन हो जाती है। रोगी को मुंह खोलने और खाने में दर्द होता है। गल सूजा यहाँ पर देखिएगा, इसे फूल जाएगा तो इंसान थोड़ा सा यहाँ पर गलफूली कहते हैं, यहाँ पर फूल जाता है, उसी को कहते हैं गलशोथ। क्या कहते हैं? गलशोथ। यही क्या हो जाता है? फूल जाता है। कोची के कारण? यह एक संक्रामक रोग है जो अति सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण, इसका नाम है पारामैक्सोवायरस। क्या नाम है? पारामैक्सोवायरस। इसी के कारण जो हो जाता है, ये क्या हो जाता है? यह फूल जाता है और दर्द देना चालू कर देता है। यही जीवाणु है, समझ गए। सेकंड लास्ट है पारावट ग्रंथियां क्या है? जिसको हम बोले पारावट ग्रंथियां छोटे छोटे 4 होती है। ये थायराइड की ऊपरी और निचले किनारे के पीछे दाहिने और बाईं को ओर स्थित रहती है। आकार में यह मटर के दाने के समान होती है। ये ग्रंथियां उत्तक की बनी होती है। ये एक तरफ से 2 ग्रंथियां आबुट ग्रंथियां में एक ऊपर और एक नीचे की ओर रहती है। इसका रंग भूरापन और लाल होता है। देखिए माने ये जो होता है जो इस तरह से होता है हम लोग के कहाँ पर? ये मुंह में। कोची में होता है? ये मुंह में। इस तरह से 4 गो ग्रंथियां यहाँ पर ऐसे रहता है, 4 गो, 1 2 3 4 ऐसे 4 गो रहेगा, यहाँ पर रहेगा, समझ गया। तो इसी को बोलते हैं पारावट ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? पारावट ग्रंथियां।
ये लास्ट है हम लोग का जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि अगुट ग्रंथि के नीचे होता है, माने ई ग्रंथि जो होता है जो अभी बता रहे तो नीचे होता है। तो ये कह रहा है कि यह ग्रंथि अगुट ग्रंथि के नीचे और श्वास प्रणाली के अग्रभाग में रहता है। बाल्यकाल में ग्रंथि का आकार बड़ा रहता है जो आयु बढ़ने के साथ साथ छोटा हो जाता है। इस ग्रंथि के स्राव का प्रभाव ज्ञान इंद्रियों के विकास तथा यौनारंभ पर पड़ता है। इस ग्रंथि के स्राव के द्वारा ही अस्थियों में खनिज लवण एकत्र होता है और इसकी मात्रा संतुलित हो जाता है। यानी थायराइड ग्रंथि जो होता है यह खास करके यौनारंभ पर पड़ता है। इस ग्रंथि के स्राव के द्वारा अस्थियों में खनिज लवण एकत्र हो जाता है। माने अस्थियां के मतलब हड्डी में जो होता है एकरा में खनिज लवण जो होता है इसमें क्या हो जाता है एकत्र हो जाता है इस ग्रंथियां में, है कि नहीं। खास करके बाल्यकाल में ग्रंथियां का आकार बड़ा रहता है, मतलब छोटा बच्चा जो रहेगा उस समय ग्रंथियां का आकार कुछ हो जाता है बड़ा हो जाता है, और जैसा ही सियाना होता है तो उसको हल्का हल्का छोटा होना चालू हो जाता है। तो यही है आप लोग का था इतना ही क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।